नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस ने नीट मामले पर लगाए संगीन इल्जामात। का इम्तिहान देने के लिए गुजरात बुलाए गए तलबा और लिया ब्लैंक चेक। दिल्ली के वज़ीर आला को नहीं मिली राहत। अदालत ने 14 दिनों की बढ़ाई अदालती हिरासत। दिल्ली के वज़ीर आला की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज लगातार जारी। गोपाल राय ने कहा, सीबीआई ने अपने आका के इशारे पर की है गिरफ्तारी। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश का जारी किया अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश और असम में रेड अलर्ट। और इजराइल की बमबारी बदस्तूर जारी। फिलिस्तीनी अवाम नक्ल मकानी पर मजबूर। हिजरत करने वालों पर भी जानलेवा हमले। नीट इम्तिहानात में हुई लापरवाही के खिलाफ हुकूमत पर कई इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के लीडर शक्ति सिंह गोयल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। शक्ति सिंह गोयल ने एक कागज दिखाते हुए कहा है कि मेरे हाथ में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक एफिडेविट है जो सेशन कोर्ट गोधरा में फाइल किया गया है। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार समेत कई रियासतों से तलबा गोधरा में इम्तिहान देने आए थे, क्योंकि यहाँ उनकी पहले से ही सेटिंग हो गई थी। उन तलबा से एडवांस पैसे और ब्लैंक चेक लिए गए थे। साथ ही ये भी कहा गया है कि नीट का एप्लीकेशन भरते वक्त सेंटर के लिए जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम का नाम लिखें। सेटिंग ये भी थी कि जब तलबा को एडमिशन मिल जाएगा तो ब्लैंक चेक में पैसे भरे जाएंगे। मेरे हाथ में यह एक एफिडेविट है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीवाईएसपी एनवी पटेल की ये एफिडेविट है और सेशंस कोर्ट गोधरा में यह एफिडेविट फाइल हुई है। गौर से सुनिएगा, मैं यही बात रखूंगा जो इस एफिडेविट में है और एक जिम्मेवार ऑपोजिशन पार्टी के नाते जिम्मेवारी के साथ कुछ ऐसी चीजें जिसको आप सुनेंगे, देश की जनता भी सुनेगी तो चौंक उठेगी, ऐसी कुछ सच्चाई मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। यह एफिडेविट कोर्ट में फाइल हुआ, उसमें जो लिखा है और कुछ सच्चाई आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कहा कि नीट की एग्जाम में कोई धांधली नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। भारत सरकार ने, मंत्री ने कह दिया सब चंगासी। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट पे सेशंस कोर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का यह स्कैम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान करोड़ों रुपए मिले हैं, ढेर सारे ब्लैंक चेक मिले हैं उन बच्चों के पेरेंट्स की ओर से जिन्होंने नीट की एग्जाम दी है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट में कहते हैं कि साहब एक ऐसा स्कैम था कि महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार और स्टेट से, माने जब आप नीट की एग्जाम के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा सेंटर पसंद करोगे। और अगर उस सेंटर में, एक सेंटर में 300 स्टूडेंट बैठ सकते हैं और एप्लीकेशन 500 की आ गई तो फिर कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होता है कि कौन से स्टूडेंट वहां जाएंगे। पर आपको चॉइस मिलती है।
तो ये एफिडेविट कहता है कि बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और कई राज्यों से जिनके साथ इनका सेटिंग हो गया, उनसे एडवांस पैसे लिए, एडवांस में ब्लैंक चेक लिया और उनको कहा गया कि आप जब नीट का एप्लीकेशन लिखो, उसमें लिखो कि हमें हमारा सेंटर जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम ही चाहिए। माने आप समझ सकते हो कि गोधरा डिस्ट्रिक्ट में जहां एयरपोर्ट नहीं है सेंटर पे, वहां कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से एग्जाम देने जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि एक सेटिंग हुई। इस एफिडेविट की बातें मैं कर रहा हूं, हां, मैं मेरा नहीं कह रहा हूं, डीवाईएसपी की एफिडेविट बोल रहा हूं। वहां से लोग आए, सेटिंग ये थी कि आपके बच्चे को 100% मार्क्स मिला के मेडिकल में एडमिशन मिले, तब हम ये ब्लैंक चेक में पैसे भरेंगे। और कौन सी मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो उसके रेट थे, इसलिए ब्लैंक चेक। और 10-10 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। तो ये आप समझिए कि क्या मामला था कि जय जलाराम स्कूल में आप गए, आपके बच्चे को कह दिया कि अगर जो आपके पास पेपर आता है उसमें आपको जो आंसर आता है 100% श्योर हो, उसको टिक करो, बाकी ब्लैंक छोड़ दो। नीट मामले को अपोजिशन के लीडरान अहमियत के साथ उठा रहे हैं और हुकूमत को घेर रखा है। शिवसेना यूबीटी की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मरकजी वजीर तालीम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वह तलबा की परेशानियों को सुनना नहीं चाहते, जबकि तलबा चाहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट नीट के मुद्दे को ऐवान में उठाएं, लेकिन हुकूमत नीट पर बहस से भाग रही है। उन्होंने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ भी रद्द अमल दिया है कि ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो युवाओं की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं और युवाओं की जो तकलीफ है उसको सुनने को तैयार नहीं है। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनको जब नीट की पूरी कार्रवाई सामने आई थी, नीट के बच्चों ने आकर कहा था किस तरीके से 67 टॉपर्स बन जाते हैं, किस तरीके से ग्रेस मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं। वो अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर के पास समय नहीं है अपनी राजनीति से। फिर आकर कहते हैं कि कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। कुछ ही दिन में उनको पलटना पड़ता है। इतने पेपर्स पोस्टपोन होते हैं, साथ ही साथ कैंसिल होते हैं। क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं है कि आज देश के युवा संसद की तरफ देख रहे हैं कि हमारे सांसद इस बात को उठाएंगे कि हमारी क्या तकलीफें हैं। ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, देश के फ्यूचर की बात है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाब देना नहीं चाह रहे। हम कह रहे थे कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उस पर हम सब चर्चा में शामिल होंगे, पर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप आपातकाल की बार बार बात कर रहे हैं। वो 5 दशक पहले हुआ था, उससे इन युवाओं को कोई लेना देना नहीं है। आने वाले समय में जो उनकी करियर पे इमरजेंसी लगी हुई है उस पर चर्चा कर लीजिए, पर उससे भी भाग रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि ये इनके दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। देखिए, जिस अनाउंस हुए हैं का ये सब ऑनलाइन मोड पे होगा, क्या एजुकेशन मिनिस्टर ये आश्वासन दे सकते हैं कि कोई टेक्नोलॉजिकल इश्यूज नहीं आएंगे, टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, इंटरनेट की सुविधा हर सेंटर पे जो सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे उन सेंटर्स में रहेगी? यह आश्वासन देना जरूरी है क्योंकि पिछले सीयूईटी में यही हुआ था। दिल्ली के कुछ हिस्सों में टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से बच्चे अपने ठीक से एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो ये अब एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। इतना समय बीत गया है, इतना आपकी विफलताओं का ये जीता जागता सबूत है जो आपको फिर से ये री एग्जामिनेशन करने पड़ रहे हैं। उम्मीद करती हूं कि इस बार बच्चों के साथ और बच्चों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पूरा राज्यसभा चल रहा है, जहां पर चेयरमैन हो या चेयरमैन की जगह पर डेप्यूटी चेयरमैन हो, वो सिर्फ एक ही तरफ देखते हैं जो है ट्रेजरी बेंचेस की तरफ। एलओपी बार बार खड़े होकर कह रहे थे कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसलिए कभी एलओपी जो हैं, एलओपी को मजबूरी से
वेल ऑफ द हाउस में जाना पड़ा कि ये सही नहीं है कि आप सिर्फ राइट की तरफ देख रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कल मैं भी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाह रही थी, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने में एलओपी को उठकर खड़ा होना पड़ा कि कब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर देना है, वो भी हमें नहीं दिया जाता है। हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं, हमें आपत्ति जताने का मौका नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वक्ता कुछ भी बोलते रहते हैं, पर हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो एक प्रिविलेज और राइट है हमारा एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन और मेंबर ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस ऑल्सो, उनका ये राइट और प्रिविलेज है। वो चेयरमैन हो जो और चेयरमैन की पद पे जो बैठे हों, कुर्सी पे जो बैठे हों, उसका निर्वहन करना उनकी जिम्मेदारी होता है। अगर उससे वो नाराज हैं तो उनको ये भी समझना होगा नाराजगी की कारण क्या है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। कल वेल ऑफ द हाउस में फूलो देवी नेतम जो एमपी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो गिर गई वहां पर, हाई ब्लड प्रेशर के चलते वो गिर गई वहां पर। फर्स्ट एड आया, एक डॉक्टर थी वहां पर, डीएमके की डॉक्टर थी कनी मोड़ी जी, उन्होंने उनको देखा, फिर उनको अस्पताल भेजा गया, आरएमएल अस्पताल। और पता है आपको पार्लियामेंट कितनी देर के लिए अडजर्न हुआ? सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये पहली बार होगा इतिहास में कि हम लोग ने एक इतना इनसेंसिटिव, इनह्यूमन चेहरा दिखाया है कि एक हमारी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिर जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, उनको आरएमएल भेज दिया जाता है, पर संसद की कार्रवाई चलती रहती है। नहीं करना लाजमी है। ट्रायल कोर्ट का जो जब उनको बेल मिली थी, उसमें भी जैसे हेमंत सोरेन जी के बेल ऑर्डर में आया है कि ईडी ने जो केस बनाया उसमें कोई भी जो लैंड ग्रैब की बात कर रहे हैं उसमें से किसी ने भी आकर आरोप नहीं लगाए हैं, तो ईडी किस आधार पर आरोप लगा रहा है? तो दिखा रहा है ये पॉलिटिकल विच हंट है। ट्रायल कोर्ट ने भी ये कहा बेल ऑर्डर में, ये था कि ईडी कोई भी जो एविडेंस है साबित नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पर उस डॉक्यूमेंट्स में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जो दिखाता है कि ये करप्शन का इशू है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ हम सभी इस प्रोटेस्ट में, मैं मानती हूँ इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, अब समय आ गया है कि 240 वाली भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी राज्य पार्टियों के साथ आकर उन्होंने सरकार बनाई है। एजेंसीज को अभी भी हरकत में आ जाना चाहिए, वरना हमारी जब सरकार बनेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है उसको फिर से कायम करें। शराब पॉलिसी घपला मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। सीएम केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया, जहां राव एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों की मजीद अदालती हिरासत में भेज दिया है। इस मौके पर सीएम केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल भी अदालत में मौजूद थीं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के जरिए हुई गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जमानत मिलने के बाद ईडी घबराकर हाई कोर्ट गई और बेल ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी तो एक दिन पहले सीबीआई ने अपने आका के इशारे पर केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। ये और नहीं चाहते कि केजरीवाल जेल से बाहर आए, क्योंकि इन्हें डर है कि केजरीवाल बाहर जाएगा तो अवाम के सभी काम करवाएगा। दिल्ली के वजीर इमरान हुसैन ने भी नाराजगी का इजहार किया है। सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिले, सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ जाए। उनको इस बात का डर लगता है केजरीवाल आएगा और तेजी से जनता का काम कराएगा। केवल एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है कि केजरीवाल आएगा और जनता का काम। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, देश के लोगों को एक उम्मीद बनी थी। देश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में एक संदेश किया था। देश के लोगों ने कहा था लोकसभा चुनाव में, मोदी जी जो तानाशाही कर रहे हो ठीक नहीं है। उसके कारण 400 की जगह 250 पार भी देश के लोगों ने नहीं दिया मैंडेट। लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये बैसाखी पर टिके हुई सरकार की सोच भी बदलेगी, जनता के मैंडेट का सम्मान करेगी ये मोदी सरकार। लेकिन अफसोस, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में षड्यंत्र हुआ है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ईडी ने दौड़ धूप की है, जिस तरह से सीबीआई को भेज करके दोबारा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, यह इस बात को दिखा रहा है मोदी सरकार तानाशाही करने से पीछे नहीं हटने वाली है। मैं आज भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी जिद है देश में तानाशाही को जारी रखने की, तो हमारी भी जिद है
इस तानाशाही के खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने की। तुम अगर तानाशाही करोगे तो उस तानाशाही के खिलाफ कल भी हम लड़े थे, आज भी हम लड़ेंगे और कल भी हम लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे भी और इस लड़ाई को हम जीतेंगे भी। मोदी जी से इस मंच के माध्यम से अपील है कि अरविंद केजरीवाल जी को आप रिहा कीजिए। आप तोते की तरह सीबीआई और ईडी से काम मत लीजिए। आप ईमानदारी से काम कीजिए। अगर मुकाबला ही करना है तो काम करके कीजिए। ईडी सीबीआई का सहारा लेके मत कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप में अगर दम है तो अरविंद केजरीवाल जी जैसे स्कूल बना के कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप में दम है, आपकी बहुत सारे राज्यों में सरकार है, बिजली फ्री करके अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला कीजिए। अगर बीजेपी में दम है, केंद्र सरकार में दम है, तो पूरे हिंदुस्तान में अस्पताल बना के दिखाए, स्कूल बना के दिखाए। सीबीआई और ईडी के जरिए नेताओं को गिरफ्तार करना बंद करे, झूठे इल्जाम लगा के बंद करे, नहीं तो ये देश और ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन ने गुज़श्ता रोज जेल से बाहर आते ही झारखंड असेंबली इंतखाब का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने आज कहा है कि बीजेपी हमें हर तरीके से गुमराह करने और हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही है। हमने उन्हें दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। अगले असेंबली इलेक्शन के लिए उनका जो ख्वाब है वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा कुछ भी नहीं है। वाज़ेह है कि झारखंड असेंबली इंतखाबात नवंबर या दिसंबर 2024 में होने वाला है, क्योंकि झारखंड असेंबली की मुद्दत 5 जनवरी 2025 को पूरी हो रही है। ये झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, वीरों की धरती है। हम वीरों के सपूत हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन वो क्षणिक भर का तकलीफ होगा। अगर उस तकलीफ को अगर हम लोग सह लिए तो निश्चित रूप से मंजिल या झारखंडियों के कदम चुमेगी। बहुत तरीके से अलग अलग रास्ते से आएंगे, हम लोग को राजनीतिक रास्ते से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों ने संकल्प किया है। हम लोग जरूर, हम लोग थोड़ा समय लगता है क्योंकि हम लोग के पास वो सोच नहीं है जो उनके जैसा सोच, ये मनुवादी सोच, ये सामर्थ्य सोच को आज जब्त करने का वक्त आ गया है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना जो ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना कुछ नहीं करता। दिल्ली में आईएमडी की साइंसदान सोमा सेन रॉय ने बताया है कि अगले 2-3 दिनों में मगरबी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बारिश होने की उम्मीद है। ऑरेंज अलर्ट के साथ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए भारी बारिश की उम्मीद है। नॉर्थ सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में आज भारी बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश और असम में आज बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीद है, जिसके चलते रेड अलर्ट है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होते हैं। अभी अगर स्थिति देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अभी बारिश धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। इसके चलते आज भी हमने मानसून थोड़ा और एडवांस किए हैं, यानी कि हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश जहां बारिश काफ़ी कम था, ये सफ़ेद इलाका जो दिख रही है, इसमें भी हमने थोड़ा और ले लिए हैं। तो हमारा पूरा ईस्ट उत्तर प्रदेश कवर हो गया और अगले 2 से 3 दिन में हमारा वेस्ट उत्तर प्रदेश का जो बाकी हिस्से हैं, हरियाणा का हिस्से हैं, ये धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। इसके साथ आपका अति भारी वर्षा का भी रिपोर्ट आ रहा है और आगे भी होने की संभावना है। आज भी ऑरेंज अलर्ट के साथ हमने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में ऑरेंज अलर्ट के साथ अति भारी वर्षा का फोरकास्ट जारी किए हैं। साथ ही साथ ईस्ट राजस्थान में भी अति भारी वर्षा यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। बाकी पूरा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया में आपका भारी वर्षा आज रहेगी। मगर जो सबसे ज्यादा खतरा है वो अरुणाचल प्रदेश, असम में है। यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण से हमने रेड अलर्ट दिए हैं, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हो रही है। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में इन चारों राज्यों में ही भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे एयरपोर्ट इंतजामिया की भी कलई खुल गई है। बारिश की वजह से 27 जून को जबलपुर एयरपोर्ट पर शेड गिरने से हादसा पेश आया था।
28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर शेड गिरा, 29 जून को राजकोट एयरपोर्ट पर भी शेड गिरने का हादसा हुआ है। इन तीनों हादसों में कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि राजकोट एयरपोर्ट का इफ्तिताह पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 साल कबल ही किया था। राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश हो रही है। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिसके बाद गर्मी से तो राहत मिल चुकी है, लेकिन बेशतर इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसके सबब लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारसी साड़ी के बुनकरों को अंबानी खानदान की शादी के लिए साड़ियां तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है, जिस पर अंगिका हथकरघा गोलाघाट वाराणसी के मालिक अक्षय कुशवाहा ने कहा है कि कुछ साड़ियां उन्होंने अंबानी कुनबे ने मुंबई मंगवाई हैं। शादी में जो भी साड़ियां जा रही हैं यहीं से जा रही हैं। इन साड़ियों को सोने और चांदी की जरी से तैयार किया जा रहा है और इनकी कीमत 1 लाख रुपए से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक की है। हमें 10-15 साड़ियां बनानी हैं और इन्हें भी असली जरी से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कुछ साड़ी मुंबई में मंगाया है देखने के लिए, जो कि वहाँ पहुँच गई होगी और उसमें से भी वो 200-300 साड़ी परचेस करेंगी, जो कि वो साड़ी में गिफ्टिंग के लिए मतलब देने के लिए वो परचेस करेंगी। तो कुल मिला के जितने भी शादी में साड़ियाँ और सब कुछ जा रहे हैं वो पूरे बनारस के ही साड़ी जा रहे हैं। और बनारसी साड़ियों की एक ये भी खासियत है कि वो जो साड़ी सारे बने हुए हैं वो आपकी सच्ची जरी में बने हुए हैं, जिसको हम लोग रियल जरी कहते हैं। और उसमें आपके पूरे चांदी और सोने की तार लगी रहती है। चांदी जिसमें आपका 58% से 60% होता है चांदी, और 1.5 ग्राम उस पर 1.5% आपका सोना का कोटिंग की रहती है, गोल्ड की कोटिंग की रहती है। तो उसको हम लोग सच्ची जरी बोलते हैं। तो वो पूरा सोने चांदी की समझो वो तार से बना हुआ रहता है। और जो साड़ियों की दाम रहती हैं वो आपका 1-1.5 लाख से शुरू होकर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक भी जाती हैं। और साड़ी जो 5 लाख, 6 लाख तक साड़ी जाती है उनको बनने में भी काफ़ी समय लगते हैं और करीब 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं कुछ साड़ियों को बनने में। कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जिनको 4-4 महीने तक लग जाते हैं बनने में। हमें देखिए जो साड़ियों की ऑर्डर मिली है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियाँ जो हैं वो रियल जरी की भी ऑर्डर मिली है। तो हम लोग जो 10 से 15 साड़ी मुझे बनाने हैं वो रियल जरी में बनाने हैं। बाकी हमारे साड़ी की ये भी खासियत है कि आप उसको साड़ी को जब भी आप पीछे पलट के देखोगे तो उसमें पूरा आपके कढ़ुआ भी मिलेगा, कढ़ुआ बुनाई मिलेगी। अलग अलग तीली सिरकियाँ रहती हैं, उससे कारीगर काट के उसको बनाते हैं। तो उसमें पूरे आप साड़ी देखोगे तो वो पूरे कढ़ुए टेक्निक से बना रहता है। तो इस तरह से मुझे 15 से 20 साड़ियाँ के ऑर्डर मिले हुए हैं। वो 30 जून तक या आप 2 से 3 मैक्सिमम आपका 3-4 जुलाई तक साड़ी उनको वहाँ पे पहुँच देना है। और बाकी कुछ साड़ियाँ गई हुए हैं वो भी वो लोग 3-4 जुलाई तक ही फाइनल करेंगे, क्योंकि वो साड़ी में कुछ आगे और उनको काम कराने हैं। तो वो सब काम उसमें होते रहते हैं। तो इस वजह से वो 3-4 जुलाई या तक वो डेडलाइन है वो वहाँ तक देने की है। वो अपने लिए देखिए जो साड़ियाँ चूज़ की वो कहा, ये तो एक बहुत से उन्होंने जंगली साड़ी ली हैं। ज़्यादातर उन्होंने रानी कलर के, पिंक कलर के साड़ियाँ पसंद की हैं और भी बहुत से गाढ़े कलर की साड़ियाँ पसंद की उन्होंने। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक साड़ी जो उन्होंने परचेस किया कहा जा रहा है वो आपका हजारा बूटी जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपका 34 से 35 हज़ार बूटी रहती है। काफ़ी ट्रेडिशनल साड़ी है, उसमें कोनियाँ भी होती हैं, बॉर्डर के पास कोनियाँ भी लगे होते हैं। वो साड़ी उन्होंने पसंद किया है उसको पहनने के लिए शादी में। इजरायली फौज ने रफा के मगरबी हिस्से से नकल मकानी करने वाले फिलिस्तीनियों पर फायरिंग की है। फायरिंग के जद में आकर कई खवातीन और बच्चों के जख्मी होने की खबर है। मुसलसल बमबारी और फायरिंग के बीच पनागुज़ीन कैंप के इलाके में मुकीम फ़लस्तीनी अवाम सख्त तरीन मुश्किलात से दो चार हैं। पानी, खुराक और दवाओं जैसी बुनियादी चीज़ों का फुकदान है, जिस वजह से लोग यहाँ से हिजरत कर रहे हैं और उन पर भी इजरायली फौज जानलेवा हमले कर रही है। कांग्रेस ने नीट मामले पर लगाए संगीन इल्जामात का इम्तहान देने के लिए गुजरात बुलाए गए तलबा और लिया ब्लैंक चेक। दिल्ली के वज़ीर आला को नहीं मिली राहत, अदालत ने 14 दिनों की बढ़ाई अदालती हिरासत। दिल्ली के वज़ीर आला की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज लगातार जारी। गोपाल राय ने कहा सीबीआई ने अपने आका के इशारे पर की है गिरफ्तारी। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश का जारी किया अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में रेड अलर्ट। और इजराइल की बमबारी बदस्तूर जारी। फिलिस्तीनी अवाम नकल मकानी पर मजबूर, हिजरत करने वालों पर भी जानलेवा हमले।
तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। प्रणाम।